हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। तो चलो शुरू करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? ठीक है, हमने अरेज पढ़ लिए, 2D अरेज पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर ना सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक कंटेनर समझ लो तुम। एक क्या समझ लो? एक एक कंटेनर समझ लो। ठीक है, एक कंटेनर समझ लो। कंटेनर जो डायनेमिक अरे की तरह बिहेव करता है। ये कंटेनर, एक वेक्टर ना एक कंटेनर की तरह है जो एक डायनेमिक अरे की तरह बिहेव करेगा। हमें अरे पता है क्या होता है? अरे पता है ना हमको क्या होता है? तो डायनेमिक अरे क्या होगा? अरे में मैंने तुमको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि उसका ना साइज फिक्स रहता है। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, अगर मैंने एक अरे को डिक्लेयर करा इंट ARR10, तो मेरे मेमोरी में 10 डब्बे रिजर्व हो जाएंगे कि उन 10 डिब्बों में इंटेजर वैल्यू स्टोर होगी। उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? इंडेक्स नंबर से। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स नंबर लिख दूंगा और उसके अंदर जो वैल्यू डालनी है डाल दूंगा। अगर प्रिंट करनी है तो भी मैं ऐसे ही एक्सेस कर सकता हूँ उसको। तो ये क्या है? एक अरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है और उसको मैं एक्सेस करने का तो मैं तरीका रिवाइज करवा रहा हूँ। एक तरीके से मैं तुमको बताया, ऐसा करते थे हमने 2 वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है अरेज और 2D अरेज को। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। डायनेमिक अरे क्या होगा? ये वेक्टर से मेरा क्या मतलब है? मैंने कहा वेक्टर एक कंटेनर है जो डायनेमिक अरे की तरह बिहेव करता है। मतलब हमारे प्रोग्राम को रन टाइम पर अपने साइज को चेंज करने की परमिशन देता है। वेक्टर क्या देता है? वेक्टर ना रन टाइम पर, मतलब जब मेरा प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे तुम सिर्फ 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वेक्टर में तुम जितनी चाहे उतनी कर सकते हो। इसका साइज तुम चेंज कर सकते हो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे प्रोग्राम को रन टाइम पर अपना अपना जो साइज है ना, उसको चेंज करने की परमिशन मिल जाएगी अगर तुम वेक्टर यूज करोगे। साइज को चेंज करने की परमिशन देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये बात क्लियर है इतनी? देखो, अरे में तुम उसका साइज कभी नहीं चेंज कर सकते। अगर मैंने इंट ARR10 लिख दिया तो मतलब 10 डब्बे ही। आपका पूरा प्रोग्राम जब चल रहा है तो आप इसको 11 नहीं कर सकते, या 15 या 20 या कोई भी XYZ कोई भी नंबर तुम उसका चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें या तो दूसरा अरे बनाना पड़ेगा। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता। अरे में क्या होता है? अरे में फिक्स साइज है। वेक्टर वेक्टर में क्या है? फिक्स साइज नहीं है। वेक्टर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। तो वेक्टर का यूज आप कब करोगे? जब आपको पता नहीं होगा कि आपको एलिमेंट्स कितने डालने हैं, एलिमेंट्स कितने स्टोर करने हैं। मुझे नहीं पता यार कितने एलिमेंट्स स्टोर करने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं कुछ लॉजिक लिख रहा हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे जैसे उसमें टेस्ट केस डिफरेंट होंगे, उसमें ना एलिमेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं क्या यूज करूँ? वेक्टर यूज कर लूंगा। क्यों? वेक्टर में मेरे को पहले बताना ही नहीं है उसमें कि मुझे कितने साइज का कंटेनर चाहिए। ये एक ऐसा कंटेनर है जो डायनेमिक अरे की तरह बिहेव करता है, जिसमें हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना तो हम अपना साइज अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं फिर वेक्टर के और क्या फायदे हो सकते हैं। वेक्टर का ना एक और फायदा एक ये भी होता है कि इन्हें यूज करना बहुत आसान होता है। इनमें आप डेटा एलिमेंट्स को ऐड करना, रिमूव करना, इन सब के ना ऑपरेशन ऑलरेडी बने हुए हैं। ऑलरेडी ना अवेलेबल है तुम्हारे पास ये सारे मेथड्स। तुमको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो उस मेथड को। ठीक है, और इसका एक और मेजर एडवांटेज ये है कि ये एलिमेंट्स को कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर ही स्टोर करता है, जिसका मतलब है कि ये अरे की तरह ही है। एक्सेस भी आप अरे की तरह कर सकते हो। आप डायरेक्ट किसी भी इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को प्रिंट भी करा सकते हो या उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो? बहुत ईजी है, बिल्कुल अरे की तरह है, बस एक प्रॉपर्टी का चेंज है। क्या? जो मेजर एडवांटेज है हमारा क्या? कि हम ना रन टाइम पर अपना साइज चेंज कर सकते हैं, जो कि हम अरे में नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंज है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजर एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब अरे की तरह ही है बट डायनेमिक है। साइज रन टाइम पर चेंज कर सकते हो, अरे का साइज रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखें, फटाफट से सिंटेक्स देखते हैं। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा वेक्टर। आपको ऐसे वेक्टर लिखना होगा। सिंटेक्स बता रहा हूँ। ठीक है, सिंटेक्स कैसे एक वेक्टर को डिक्लेयर करा जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर लिखोगे, फिर आप ऐसे ये जो ब्रैकेट्स देख रहे हो, ये वाले ब्रैकेट्स, आपको यहाँ पे ना अंदर डेटा टाइप बताना होगा कि कौन से टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ इस वेक्टर में। और फिर आपको वेक्टर का नाम बताना होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल,
जैसे मैं चाहता हूँ int टाइप का एक कंटेनर चाहिए मुझे int टाइप का, और उसका नाम मैं रख देता हूँ VEC। ये एक नाम दे दिया मैंने, ये मेरा डेटा टाइप है, और मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरा वेक्टर है, ठीक है? ये डेटा टाइप वो डेटा टाइप होगा जिस जो टाइप का आप एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो वेक्टर में, इंट, चार, फ्लोट, कुछ भी, डबल, कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप, ठीक है? और आपका फिर वेक्टर का नाम होगा आगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैंने ये जैसे यहाँ पे लिखा है वेक्टर इंट वेक, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपने एक एम्प्टी वेक्टर बना दिया ये वेक नाम का, ठीक है? जिसमें आप इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? मैंने बोला कि कुछ ना इसके फंक्शंस होते हैं, कुछ कॉमन मेंबर फंक्शंस होते हैं। यार वो मेंबर फंक्शंस आ कहाँ से रहे हैं? हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जैसे हम आईओ स्ट्रीम डालते थे सी इन और सी आउट को यूज करने के लिए, वैसे ही हम वेक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड वेक्टर, ठीक है? अब ये मैंने कुछ जो देखो, इस फाइल में कुछ कोड लिखा हुआ है, इस फाइल में तुम्हारे पास बहुत सारा लॉजिक या आप कह सकते हो, या कुछ फंक्शंस के बारे में पहले से लिखा हुआ है, उनकी डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे वेक्टर डिक्लेयर करना है, और आपके पास ना एक होता है पुशबैक फंक्शन, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब ये फंक्शन क्या होता है अभी बताऊंगा, हम कौन कौन से फंक्शन देखने वाले। एक होता है पुशबैक, बहुत सारे होते हैं। एक होता है पॉप बैक, ठीक है? एक होता है एट, एक होता है फ्रंट, ठीक है? ये कॉमन फंक्शंस हैं कुछ, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कॉमन मेथड्स कह लो, फंक्शंस कह लो, ये हम इनको देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज से, ठीक है? तो अभी तक का जितना हमने पढ़ा, इससे हमको क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है कि वेक्टर्स आर वेरी पावरफुल टूल इन CSS, सॉरी, C++, ठीक है? वेक्टर्स आर वेरी पावरफुल टूल इन C++ एंड दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ dynamic arrays and also provide us with many built-in functions that make our work easier। मतलब हमको डायनेमिक अरे बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिसमें हम रन टाइम पे साइज चेंज कर सकते हैं। हमको नहीं पता कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो हम ऑटोमेटिकली वो अपने आप देख लेगा, ठीक है? वो एक फ्लेक्सिबल कंटेनर है, वो अपने आप बड़ा छोटा अपने आप हो जाएगा, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी, ठीक है? और बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है कि हमको लॉजिक वॉजिक कोई लिखने की जरूरत नहीं, सीधा मेरे को मेथड कॉल करना है, बात खत्म। पहले से मेथड बने हुए हैं, हमको ये समझना है कि कौन सा मेथड हमको कब यूज करना है, ठीक है? सारी बात समझ में? चलो, तो वेक्टर क्या होता है? अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप उसको बहुत आसानी से बता सकते हो। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ना सी प्लस प्लस की वेक्टर सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, ठीक है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, STL। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में आती है, हल्के हल्के जब हमको उनकी जरूरत पड़ेगी सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है? आज मेरे को ऐसा लगा कि हमने अरेज पढ़ लिया तो हम वेक्टर को समझ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लीड कोड पे भी ना, जब आपका फंक्शन में पैरामीटर आ रहा होता है तो वो लोग वेक्टर का यूज करते हैं, डायनेमिक अरे का यूज किया जाता है बहुत एक्सटेंसिवली। तो मेरे को लगा वेक्टर अभी समझा देना चाहिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अगर करना चाहो तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार मैं तो वेक्टर आता ही नहीं है। क्योंकि बहुत लोग, जब मैं कोड शेप के भी सॉल्यूशंस डालता हूँ, लोग कहते हैं कि वेक्टर नहीं आता, वेक्टर नहीं आता, अरे किसी ये प्रॉब्लम करके दिखा दो। वेक्टर यार इतना मुश्किल तो है ही नहीं कभी भी, वेक्टर तो इतना मुश्किल कभी था ही नहीं। अगर एक बार आप जीएफजी की डॉक्यूमेंटेशन भी देखो, सारे फंक्शंस एक बार उसके पढ़ लो, बहुत आसान है। अभी हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो वेक्टर क्या है? सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, ये एक डायनेमिक अरे की तरह काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको अपनी लाइब्रेरी को अपने कोड में इंक्लूड करना होता है। तो आप वो कैसे करोगे? आप सबसे पहले अपने कोड में लिखोगे हैश इंक्लूड वेक्टर, अभी बताया मैंने, राइट? हैश इंक्लूड वेक्टर। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ना इंट मेन के अंदर जाके ना मैं अपने वेक्टर को डिक्लेयर कर दूंगा, कुछ भी नाम रख दूंगा, मैंने वी रख दिया इसका नाम, ठीक है? तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया जिसमें इंटीजर टाइप के मैं एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। अब इसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, इसके अंदर मुझे कोई एलिमेंट डालना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पुश बैक मेथड का, पुश बैक मेथड, ठीक है? पुश बैक मेथड क्या करता है? पुश बैक मेथड ना एलिमेंट, ये ऐसा मेथड है वेक्टर का जो इसके पैरामीटर, इसके अंदर अगर इसके अंदर मैं कुछ भी डाल दूं, इस एज अ पैरामीटर में अगर कोई वैल्यू पास करूं, जैसे ये मेरा वेक्टर वी नाम का मैंने बनाया, तो मैं कॉल करूंगा वी डॉट पुश बैक, ऐसा कुछ, ठीक है? और मैं यहाँ लिख दूंगा 10, ठीक है? ठीक है?
तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर 10 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? ठीक है? आ रही बात समझ में? तो अगर मैं एक और बार लिखूं v डॉट पुश बैक 20, तो अब ये कंटेनर अपने आप बड़ा हो जाएगा और 20 इसके अंदर आ जाएगा। हमने कोई साइज डिफाइन नहीं करा है इसका। आ रही बात समझ में? हमने अपने वेक्टर का साइज डिफाइन करा। हम अरे जब बनाते हैं तो साइज डिफाइन करते हैं। आप वेक्टर को भी देखो, इनिशियलाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। आप चाहते हो तो साइज डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हमने अभी करा नहीं। अभी हम सिंपल तरीका देख रहे हैं। बहुत तरीके होते हैं, 7-8 तरीके होते हैं इसको इनिशियलाइज करने, या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। इसको इनिशियलाइज करने के बहुत तरीके होते हैं। अभी हम सबसे सिंपल वाला देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे हमको समझने में आसानी होनी चाहिए। हल्के 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 आगे जाएंगे। तो वेक्टर मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया। देखो कहीं साइज लिखा है, कुछ नहीं लिखा, राइट। मैंने पुश बैक मेथड का यूज करा, जिसकी मदद से मैं एलिमेंट उस कंटेनर के आखिरी में डालते जा रहा हूँ। मैंने पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, तो ऐसा कंटेनर कुछ बन गया होगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इसका मैं एक काम करता हूँ, कोड एडिटर खोल लेता हूँ अपना, तो और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। ठीक है? तो ये सी प्लस प्लस का फोल्डर हमने जैसे कि बना रखा है, तो उसी को मैं फटाफट से खोलूंगा और नई क्लास बनाते हैं फटाफट से। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 9.cpp। फटाफट से हम अपनी फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं iOS स्ट्रीम, राइट। और फिर मैं क्या इंक्लूड करूंगा, अपनी वेक्टर फाइल को मैं इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है? एक और फिर हम नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, फिर हम इंट मेन में आ जाते हैं। ठीक है? राइट। चलें वेक्टर को इनिशियलाइज करें। हमने सबसे पहला स्टेप अपना कर लिया, इसको इंक्लूड कर लिया। फिर उसके बाद हमको वेक्टर डिफाइन करना है। अब मैं वेक्टर इन टाइप का, जिसका नाम v है, मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है? वेक्टर हमारा बन गया। अब मैं इस वेक्टर के अंदर क्या करना चाहता हूं, मैं एक वैल्यू डालना चाहता हूं। ठीक है? तो मैंने 10 वैल्यू डाल दी इसके अंदर। इसको सी आउट करूं, सी आउट करूं। अब मैं प्रिंट कैसे करूंगा, मैं प्रिंट कैसे करूंगा? अब तुम्हें पता है, तुम्हारा कंटेनर जब तुमने ये लाइन डाली तो तुम्हारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा वेक्टर। तो ये कौन सा इंडेक्स है? सबसे पहला कौन सा इंडेक्स होता है हमारा? 0 होता है। तो अरे में जैसे एक्सेस करते थे, वैसे ही इस वेक्टर में भी करना है। तो आप वी और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके 0 लिखोगे। ठीक है? इंडेक्स नंबर बताओगे। तो मैं वही करूंगा और यहाँ पे इसको रन कर दूंगा, तो तुमको दिख जाएगा 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। दिख रहा है 10 प्रिंट हो गया? आ रही है बात समझ में? बात समझ में आई? अब अगर मैं एक और बार इसको ऐसे ही करूं, v डॉट पुश बैक 10, नहीं 10 नहीं करते, अब 20 डालते हैं। ठीक है? 220 डाल दिया, चलो। फिर से अब प्रिंट करूं। अब मेरे पास यहाँ पे एक और वैल्यू आ गई होगी, राइट। अब मेरे 1 इंडेक्स पे एक और वैल्यू, तो मैं 1 इंडेक्स प्रिंट कराने की कोशिश करूं। देखो अब देखते हैं, इसमें आई नहीं आई। ठीक है? आई की नहीं आई, या फिर एरर आएगा। चलो देखते हैं। आ गई। मेरा वी जीरो इंडेक्स पे 10 पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे 220 पड़ा है। देखो हमने कहीं पे साइज डिफाइन नहीं करा इस कंटेनर का। ये कंटेनर अपने आप को रिसाइज करते जा रहा है, जैसे जैसे हम इसके अंदर एलिमेंट डालते जा रहे हैं। ठीक है? तो आ रही बात समझ में? हमको ये भी पता चल गया कि कैसे एक्सेस करना है। जैसे हम अरे में करते थे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, वैसे ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका साइज कैसे पता चलेगा? जब हम अरे का साइज निकालते थे, कैसे साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से निकाल देते थे, राइट। साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से निकाल देते थे हम तो अरे का साइज। तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन मेथड होता है, जिसका नाम है साइज। ठीक है? अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि सी आउट साइज, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, साइज ऑफ माई वेक्टर इज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा वी डॉट साइज। साइज मेथड को कॉल कर देंगे। ठीक है? साइज मेथड को मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है? अब इसको कॉल करूं, देखो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, पता चल जाएगा। साइज ऑफ माई वेक्टर इज 2। देख रहे हो? अगर मैं इसमें वी डॉट पुशबैक फिर से यूज करूं, देखना, ध्यान से देखना। ठीक है? क्या कर रहा हूं मैं ना इसमें 30 वैल्यू भी डाल देता हूँ, और 40 भी डाल देता हूँ, 50 भी डाल देता हूँ, 60 भी डाल देता हूँ। ठीक है? बहुत सारी वैल्यूज डालती हैं। अब देखें क्या ये साइज बढ़ गया होगा? देखो अब साइज डिफरेंट आएगा। अब साइज डिफरेंट आएगा। साइज ऑफ माई वेक्टर इज 6। हमने कितनी बार वैल्यू डाली? पहली बार यहाँ डाली 10 डाली, फिर 220 डाली, फिर तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, छठी वैल्यू, 6 वैल्यू डाली है। और वी डॉट साइज, ये जो साइज मेथड है मेरे को 6 रिटर्न कर रहा है। मतलब ये साइज मेथड मेरे को हमेशा क्या रिटर्न करेगा? साइज मेथड मुझे ये रिटर्न करेगा हमेशा कि मेरे वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है? सारी बात समझ में? तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाली प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स हटा देता हूं। मैं ना अपने वेक्टर में, जैसे हम अरे में फॉर लूप लगाते थे,
आई 0 इनिशियलाइज करते थे, फिर आई लेस देन साइज एक कंडीशन डिक्लेयर करते थे, फिर हमेशा जब भी हम प्रिंट करते थे इंक्रीमेंट करते थे, फॉर लूप लगाते थे ना प्रिंट करने के लिए, ट्रैवर्स करते थे अरे को, अब हम वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन किससे, जो मेरा साइज होता था, अरे में साइज लिखते थे ना, आई जब तक मेरे साइज से कम है तब तक प्रिंट कराते जाओ हर वैल्यू जो भी एक इंडेक्स पे पड़ी हुई है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी डॉट साइज, ठीक है, ठीक है, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा। कैसे प्रिंट कराऊंगा, कैसे एक्सेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे मैं वेक्टर का नाम और यहाँ पे आई लिख दूंगा, ठीक है। तो हर बारी हर इंडेक्स पे जाएगा, हर इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 वाली वैल्यू के लिए देखेगा, अरे यार ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई मेरी, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो अब ये लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्रिंट कराएं, एक बार प्रिंट कराएं, चलो प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या ये चल भी रहा है। तो देखो, जिस ऑर्डर में वैल्यू तुमने डाली थी उसी ऑर्डर में ये प्रिंट हो गई। सबसे पहले 10 डाली थी, ठीक है, फिर 220 डाली थी, फिर 30 डाली, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो मुझे ये पता चल गया कि पुशबैक वाला जो मेथड है ना, ये वैल्यू क्या करता है, ये ना हमेशा पीछे डाल देगा कंटेनर के, बिल्कुल आखिरी में वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, राइट। हमको वेक्टर अब समझ में आ रहा है हल्का हल्का कैसे काम करते हैं इसमें, राइट। अगर मेरे को डायनेमिकली वैल्यू लेनी है, तो अगर मैं ऐसे पुश नहीं करना चाहता, ऐसे में पुश नहीं करना चाहता वैल्यू को, एक फॉर लूप की मदद से, जैसे हम अरे जब डिक्लेयर करते थे उसमें वैल्यूज को डालते थे, उसमें जब हम वैल्यू को डालते थे तो कैसे करते थे, फॉर लूप यूज करते थे। तो अब मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ इन चीजों, इन वैल्यूज को। अब मैं यूजर से वैल्यू मांगूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी आउट यूज डाल देता हूँ मैं, प्लीज एंटर द वैल्यूज फॉर माई वेक्टर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देता है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, कितनी बार वैल्यू चाहते हो तुम डालना। जैसे मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में ना, मैं यूजर से चाहता हूँ कि वो 5 वैल्यू डालते, यूजर से चाहता हूँ 5 वैल्यू डालते, तो मैं यहाँ 5 लिख दूँ, ठीक है, 5 लिख दिया मैंने, 5 वैल्यू डालना चाहता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर से वैल्यू मांगूंगा, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया वैल्यू, ठीक है। फिर मैं सिन की मदद से वैल्यू यूजर से ले लूंगा, और वो मैं अपने वेक्टर में पुश बैक मेथड की मदद से वो वैल्यू मैं वेक्टर में डाल दूंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इससे मेरा वेक्टर में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यूजर से मैं वैल्यू मांग रहा हूँ और फिर उसको मैं पुश बैक कर दे रहा हूँ अपने वेक्टर में, और फिर एंड में एक फॉर लूप की मदद से मैं उस वेक्टर के वैल्यूज जो भी यूजर ने डाली है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। चलो रन करें इसको। तो प्लीज एंटर द वैल्यूज फॉर माई वेक्टर आ गया यहाँ पे। अब मैं पहले डालना चाहता हूँ 10, फिर मैं डालना चाहता हूँ 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। देखो प्रिंट हो गई वैल्यूज, प्रिंट हो गई वैल्यूज। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, सी आउट प्रिंटिंग वैल्यूज, ठीक है, प्रिंटिंग वैल्यूज, एंटर। तो अब तुम्हें अच्छे से दिखेगा, एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, देखो प्रिंटिंग वैल्यूज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 भी प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हमने प्रिंट कराना भी सीख लिया और यूजर से वैल्यू भी लेना सीख लिया, ठीक है। ये दो चीजें हमने कर ली। हमको ये भी पता है हम कैसे एक्सेस करते हैं, हमको ये भी पता है कि वेक्टर के अंदर मैं वैल्यू कैसे डाल सकता हूँ, और मुझे उसका साइज कैलकुलेट करना भी आ गया। साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइज मेथड से मैं साइज मेथड से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना है, लेट्स से मुझे चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि यार मेरे वेक्टर में कोई वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी है, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक मेथड जिसका नाम है एम्प्टी मेथड, जिसका नाम है एम्प्टी मेथड। तो ये एम्प्टी मेथड एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब ट्रू या फॉल्स। बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, राइट। तो ये हमको वो रिटर्न करेगा, ये मुझे मेथड ये बता देगा कि मेरा वेक्टर खाली है कि उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन का यूज करके चेक करता हूँ कि यार ये जो मेरा वेक्टर v नाम का है ना, यहाँ पे एक v नाम का वेक्टर डिक्लेयर कर रखा है, इस पे मैं एम्प्टी मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। इस पे मैं एम्प्टी मेथड का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये मेरा वेक्टर खाली है कि नहीं है। अगर हाँ, अगर ये ट्रू, अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, ये मेथड मेरा रिटर्न अगर करेगा ट्रू,
तो मैं लिख दूंगा यस माय वेक्टर इज एम्प्टी। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको चेक करने का कि कोई क्वेश्चन है जहां पे आप फंस रहे हो, आपको अगर चेक करना है कि ये कैसे पता लगाऊं कि ये वेक्टर खाली है कि नहीं है, तो आप एम्प्टी मेथड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस माय नो माय वेक्टर इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला कोड जो है ना, मैं ये कमेंट कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ और एक वैल्यू ना इसमें पुश कर देते हैं हम। ठीक है, और अब चेक करते हैं फटाफट से। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देखो, नो माई वेक्टर इज नॉट एम्प्टी। क्यों नहीं है एम्प्टी? क्योंकि ना मैंने वैल्यू यहाँ पे पुश कर रखी थी। तो क्या हुआ, इस मेथड ने फॉल्स रिटर्न करा और हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर इस वैल्यू इस लाइन को भी मैं कमेंट कर दूंगा, अगर इस लाइन को भी मैं कमेंट कर दूंगा तो मेरा वेक्टर अब खाली है। मैंने वेक्टर में कोई वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ मैंने उसको डिक्लेयर करा है कि ये वेक्टर वी नाम का है, उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। तो अगर अब रन करूं इसको मैं, यस माय वेक्टर इज एम्प्टी, तो तुमको इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया, एम्प्टी वाले मेथड का। ठीक है, अब वेक्टर हमको एक और तरीका प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसको भी मैं आप कमेंट कर देता हूँ। अब मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुश करूंगा, ये सारी वैल्यूज पुश कर देते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम पुश कर देते हैं। हमारे पास एक ऐड मेथड होता है, ऐड मेथड। ठीक है, अगर मैं लिखूं वी डॉट ऐड और यहाँ पे इंडेक्स पास कर दूं दूसरा, वी डॉट एड टू। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं सी आउट की मदद से इसको प्रिंट कराता हूँ। तो ये मुझे दूसरे इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया 30, 0, 1, 2। दूसरे इंडेक्स पे 30 वैल्यू पड़ी थी और वही प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब है मेरे पास एक और तरीका है जिसकी मदद से मैं एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अगर मैं ऐसे लिखता तो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो, अगर आपको एक्सेस करना है आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका मैं आपको और बता देता कि हमारे पास वो मेथड भी है। देखो, तो अभी भी 30 आया, पहले भी 30 आ रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप ऐसे चाहो ऐसे कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास और कौन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है पॉप बैक। हमारे पास एक होता है, चलो पहले बैक मेथड, बैक को समझते हैं। एक होता है हमारे पास बैक। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, एक बैक फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमको अपने वेक्टर की लास्ट वैल्यू हमको बताएगा, लास्ट वैल्यू कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सी आउट वी डॉट बैक, ठीक है, अगर ये मैं प्रिंट करूं तो देखो अब आएगा 60, 60 आएगा। देखो 60 सबसे आखिरी में डाला था तुमने, 60 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अगर ये 60 वाली लाइन कमेंट कर दूं तो अब सबसे आखिरी वाली वैल्यू कौन सी हो गई, 50 हो गई। अब देखो 50 आना चाहिए, अब देखो 50 आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया बैक क्या करेगा। बैक फंक्शन से तुम अपने वेक्टर का लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। आ रही बात समझ में? लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फ्रंट लिख देता, अगर मैं बैक की जगह फ्रंट लिख देता तो कौन सी वैल्यू आती, सबसे पहली वैल्यू आ जाती। तो अगर मैं फ्रंट लिख दूंगा, देखो अब 10 प्रिंट होगा। देख रहे हो, अगर इसको कमेंट कर दूं तो अब 220 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने वेक्टर में वही डाला था। देखो 220 आ गया। तो आ रही बात समझ में? फ्रंट मेथड और बैक मेथड क्लियर है? फ्रंट एंड बैक क्लियर है? फ्रंट एंड बैक क्लियर होना चाहिए, आसान है यार। ठीक है, आसानी तो है, क्या है इसमें, कुछ मुश्किल था? कुछ मुश्किल तो, ठीक है। अब हमने एक पुशबैक मेथड देखा था, एक पुशबैक मेथड देखा था, राइट? एक पुशबैक मेथड देखा था। तो अब वो करते हैं, अब एक ऐसा सिनारियो बनाते हैं। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, मैं एक पुशबैक था, पुशबैक की मदद से डालते हैं। वैसे ही ना एक पॉप बैक मेथड होता है जो कि आखिरी वाला एलिमेंट हमारा वेक्टर से हटा देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, चलो वो देखें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट बिफोर पॉप बैक, माई एलिमेंट इज, और यहाँ पे मैं वी डॉट बैक का यूज करके तुमको दिखाऊंगा कि मेरा, जब मैंने पॉप बैक मेथड नहीं यूज करा था तो बैक क्या था और अब बैक क्या है। अब मैं क्या करूंगा, यूजिंग पॉप बैक फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ वी डॉट पॉप बैक। आ रही बात समझ में? ठीक है, यूजिंग पॉप बैक फंक्शन। अच्छा, ये कुछ प्रिंट नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं ना सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे अलग से मैं पॉप बैक को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता, कोई वैल्यू ऐसी आपको जो प्रिंट करके दिखा सके वो ये रिटर्न नहीं करता ना। पॉप बैक आपका सिर्फ क्या करेगा, आखिरी वाला एलिमेंट हटा देगा, तो आप उसको सी आउट के साथ यूज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर पॉप बैक द लास्ट एलिमेंट ऑफ माई वेक्टर इज, ठीक है, और वी डॉट बैक।
ठीक है? चलो अब देखें, अब क्या होगा, पहले मेरी वैल्यू प्रिंट होगी 60, फिर जो पॉप बैक मेथड है उसकी मदद से जो आखिरी वैल्यू है, ये जो आखिरी वैल्यू है वेक्टर में, वो हट जाएगी, ठीक है? और उसके बाद ये वाली वैल्यू 50 वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? चलो रन करें, देखें, देखो बिफोर पॉप बैक आखिरी एलिमेंट था 60, उसके बाद पॉप बैक फंक्शन तुमने यूज करा, उसके बाद अब वैल्यू मेरी जो नेक्स्ट आखिरी वाली वैल्यू थी, क्योंकि वो तो वैल्यू तुमने वेक्टर से हटा दी, तो अब पॉप बैक का मतलब समझ में आया? पॉप बैक का मतलब समझ में आ गया, जो तुम्हारे वेक्टर में आखिरी वैल्यू पड़ी होगी वो हट जाएगी, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। अब जैसे तुमने पुश बैक और पॉप बैक देख लिया, पुश बैक देख लिया, पॉप बैक देख लिया, तो पुश बैक और पॉप बैक क्या थे हमारे? पुश बैक की मदद से मैं आखिरी में डालता था और पॉप बैक की मदद से मैं आखिरी से हटा देता था। लेकिन अगर बीच में करना चाहते हैं तो बीच में भी तो हो सकती है ना पॉसिबिलिटी, क्या पता मैं ये 40 वाली ये जो वैल्यू 40 है ये हटाना चाहूँ, क्या पता ये मैं 40 वाली वैल्यू हटाना चाहूँ, फिर तो उसके लिए हमारे पास होता है इंसर्ट फंक्शन, ठीक है? उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है? उसके लिए हमारे पास होता है इंसर्ट फंक्शन, ठीक है? इंसर्ट फंक्शन से हम वेक्टर का, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन की मदद से आप वेक्टर में किसी भी पोजीशन में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? इंसर्ट फंक्शन से आप क्या कर सकते हो? वेक्टर की किसी भी पोजीशन में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कि लेट्स से पहले आपको वेक्टर का नाम, फिर आप इंसर्ट मेथड का यूज करोगे, ठीक है? अब इंसर्ट मेथड के अंदर आपको दो वैल्यू पास करनी होगी। कौन कौन सी वैल्यू? पहली वैल्यू आपको क्या पास करनी होगी कि कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो और क्या इंसर्ट करना चाहते हो, कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो और क्या इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है? ठीक है? तो इसके लिए अब आपको दो चीजें समझनी होंगी, ठीक है? वो मैं समझाता हूँ आपको। तो जो इंसर्ट मेथड होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे यूज करा वी डॉट इंसर्ट, ठीक है? वी डॉट इंसर्ट, तो ऐसा कुछ लिखूंगा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा वी डॉट बिगिन, वी डॉट बिगिन, ये वी डॉट बिगिन क्या है? और कॉमा लेट्स से कोई भी वैल्यू जैसे 500 500 डालना चाहता हूँ मैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे पास एक वेक्टर है, जैसे तुमने एक वेक्टर बनाया, ठीक है? उस वेक्टर में ना 10वीं वैल्यू थी, 20 वैल्यू, 30 वैल्यू, 40 वैल्यू, और ये ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हारा वेक्टर, ठीक है? ये तुम्हारा वेक्टर है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये जो वी डॉट बिगिन है ना, ये तुम्हारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है? ये तुम्हारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है? कहाँ पॉइंट कर रहा है? तुम्हारे वेक्टर के सबसे पहले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है? ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है आइटरेटर। आइटरेटर क्या होता है? हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो आइटरेटर्स को तुम्हें मैं और अच्छे से उस वक्त समझाऊंगा। अभी के लिए तुम्हें बस ये समझना है, ये वी डॉट बिगिन मेथड जो है ना, ये ना तुम्हारी ऐसा समझ लो कि ये पहले एलिमेंट पे बस तुम्हारी पोजीशन है एक तरीके की, तुमको ये ऐसा आइटरेटर रिटर्न कर रहा है। आइटरेटर एक वर्ड भी समझ नहीं आएगा, तो इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि तुम्हारा वी डॉट बिगिन तुम्हें बस ये बता रहा है कि तुम्हारा पहला एलिमेंट कहाँ है, तुम्हारा पहला एलिमेंट कहाँ है, ठीक है? तो अगर वी डॉट बिगिन मेरा पहला एलिमेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वी डॉट बिगिन प्लस टू, अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये वी डॉट बिगिन कहाँ करता था? वी डॉट बिगिन, जो सिर्फ वी डॉट बिगिन था वो मेरे जीरोथ इंडेक्स पे था, ठीक है? जीरोथ इंडेक्स पे था। अगर मैं ये ऐसा समझ लो वी डॉट बिगिन हमारा जीरो है, ठीक है? जीरो है। वी डॉट बिगिन तुम्हें वो वाली पोजीशन बता रहा है जहां पे तुमने अपने वेक्टर का पहला एलिमेंट स्टोर करा था, जहाँ पे हमने तो तुमने अपने वेक्टर जो भी तुम्हारा वेक्टर कंटेनर है, जो उसका जो पहला एलिमेंट है ना, वो तुम्हें वी डॉट बिगिन की मदद से मिल जाएगा। वो कहाँ मेमोरी में स्टोर है वो तुम्हें वी डॉट बिगिन बताएगा। उसके बाद तुम्हें जो भी इंडेक्स, मतलब जैसे तुम्हें दूसरा इंडेक्स तो तुम प्लस टू, अगर तुम्हें चौथा इंडेक्स तो प्लस फोर, तो ये जो वी डॉट बिगिन प्लस टू है ना, ये तुम्हारा यहाँ पॉइंट कर देगा, ठीक है? और तुम इस पोजीशन में अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वी डॉट इंसर्ट, और बाकी एलिमेंट्स अपने आप आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब जब ये मेथड में रन करूंगा, ये वाला मेथड में रन करूंगा, तुम देखो अपने आप एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, एक प्रिंट फंक्शन बनाते हैं फटाफट से, ठीक है? वॉइड प्रिंट, और यहाँ पे मैं अपने वेक्टर को पास करूंगा, अपने वेक्टर को मैं पास करूंगा प्रिंट, और मैं अपने वेक्टर को पास कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद में जब इंसर्ट कर दूंगा, उसके बाद भी मैं क्या चाहता हूँ, ये प्रिंट मेथड एग्जीक्यूट होए, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटिंग आफ्टर इंसर्टिंग अ वैल्यू, ठीक है? एंडल
एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटिंग बिफोर इंसर्टिंग, प्रिंटिंग बिफोर इंसर्टिंग, ठीक है, ताकि तुमको डिफरेंस दिख जाए कैसे अपने आप एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मैंने एक प्रिंट फंक्शन बनाया यहाँ पे फटाफट एज। अब पैरामीटर में मैं क्या पास कर रहा हूँ, मैं एक वेक्टर पास कर रहा हूँ, तो सेम सिंटेक्स तुम यहाँ भी लिखोगे, वेक्टर इंट वी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब मैं वही सिंपल एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि इंट आई जीरो एक मैंने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल, और ये ट्रैक रखेगा कि मैं अभी कौन से एलिमेंट पे हूँ अपने वेक्टर के, ठीक है। आई लेस देन वी डॉट साइज हमें वेक्टर का साइज बता देगा, और मैं सिंपली एक्सेस कर लूंगा अपनी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैं अपना करंट इंडेक्स पास कर दूंगा ताकि मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट करा सकूं। तो ये मैंने अपना फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब वी डॉट इंसर्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि ना ये जहाँ पे 30 है ना, वहाँ पे मैं कोई और वैल्यू चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ 500 आ जाए, 30 की जगह 500 आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी डॉट बिगिन, ठीक है। ये मेरे को क्या बताएगा, ये मेरे को वो वाले ये वी डॉट बिगिन की मदद से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा पहला एलिमेंट वेक्टर का कहाँ था, ठीक है। तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया मेरे को वेक्टर का। मैं ना यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये वी डॉट पुशबैक 30 है ना, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। ये जो वी डॉट पुशबैक 30 है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा है 0th इंडेक्स, ये मेरा 1 इंडेक्स, ये मेरा 2 इंडेक्स। तो मैं सेकंड इंडेक्स पे करना चाहता हूँ, यहाँ +2 कर दूंगा, ठीक है। और मैं वैल्यू चाहता हूँ 500 इंसर्ट करना। आ रही बात समझ में? इसको रन करके देखें, चलो रन करते हैं। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हें कुछ दिख रहा है? इंसर्ट करने से पहले मेरे वैल्यूज थी 10, 220, 30, 40, 50, 60। अब मैं इस 30 की जगह चाहता था मुझे 500 दिख जाए। देखो 10, 220, 500 आ गया मेरा बीच में, और बाकी जितनी वैल्यूज थी वो आगे शिफ्ट हो गई। क्लियर है बात? कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करोगे, और इरेज करने के लिए क्या करोगे? सिमिलर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। बस आपको उसमें क्या नहीं बताना होगा, इरेज करने में तो वैल्यू हटा रहे हो ना तुम, जो पहले से एग्जिस्टिंग वेक्टर है उसमें से एक वैल्यू हटा रहे हो, तो तुम्हें ये चीज पास करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको मैं कमेंट करके तुमको दिखाता हूँ वी डॉट इरेज का। तो मैं ना ये 30 वाली वैल्यू को ही हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी डॉट बिगिन +2, बस इरेज कर सकते हो तुम। अब तुम्हारी वैल्यू तुम किसी भी इंडेक्स पे, अगर तुम कोई चाहते हो कि यार ये वैल्यू ना इस इंडेक्स वाली हटा दूंगा, बीच से ही हटा दूंगा, तो वी डॉट इरेज से तुम कोई भी इंडेक्स को ऐसे एक्सेस कर सकते हो और हटा सकते हो। तो अब मेरे को ये वाली वैल्यू नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे मैं इंसर्टिंग की जगह इरेजिंग लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब इसको रन करके देखें, चलो रन करते हैं। तो देखो अब पहले क्या थी, 10, 220, 30, 40, 50, 60। अब देखो 220 के बाद ना ये 30 वैल्यू नहीं दिखेगी, देखो 30 वैल्यू हट गई। जब हमने फंक्शन कॉल कर दिया उसके बाद जब मैंने वेक्टर फिर भेजा प्रिंट कराने के लिए, तो वो वैल्यू उस वेक्टर में नहीं थी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और एक और मेथड मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो कभी कभार ना क्या होता है क्वेश्चंस में, तुम हर एक टेस्ट केस के लिए काम करते हो, तो उसमें ना फिर उसके बाद तुमको वेक्टर को रीसेट करना होता है। वेक्टर को रीसेट करने का मतलब है, तुमने कुछ टेस्ट केस पे काम करा, तुमने एक वेक्टर बना रखा था, उसमें तुमने कुछ वैल्यू डाली, लेकिन जब मैं अगली बार वो लॉजिक दोबारा चलाना चाहता हूँ ना, मैं उस वेक्टर को खाली करना चाहता हूँ। तो वेक्टर को खाली कैसे करोगे? एक साथ सारे एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हो? एक एलिमेंट को हटाना हमने सीख लिया, एक वेक्टर को खाली कैसे करोगे? बिल्कुल खाली, एक ही बार में तुम्हें हटाने हैं सारे एलिमेंट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर फंक्शन का। किसका यूज करते हैं? क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा क्लियर फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वी डॉट क्लियर, ठीक है। वी डॉट क्लियर, और ये सारी चीजें मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट प्रिंटिंग द साइज आफ्टर क्लियर फंक्शन। ओके ओके, वी डॉट साइज, गॉट इट। तो अब तुम्हें पता चल जाएगा कि साइज ना हट जाए, इसमें 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे ना, कि सारे हट जाएंगी। और यही चीज मैं बिफोर करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को। बिफोर, यहाँ पे हमने टर्मिनेटर का यूज नहीं करा तभी एरर आ रहा है, ठीक है। बिफोर क्लियर फंक्शन और आफ्टर क्लियर फंक्शन। चलो अब ये देखते हैं क्या ये काम कर भी रहा है। तो पहले 6 एलिमेंट थे, क्लियर फंक्शन को यूज करा तो उसके बाद 0। क्लियर है? क्लियर फंक्शन क्या करता है? इट जस्ट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर के इन फंक्शन का यूज करके आप अपनी कोडिंग को इजी और एफिशिएंट बना सकते हो, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है? ये डायनेमिकली साइज को चेंज कर देता है, जो हमें रन टाइम में ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
हम जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को रीसाइज कर ले रहा है। कभी भी कोई भी एलिमेंट हटा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अरेज़ में ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको नहीं मिलती है, ठीक है? तो आई होप आपको वेक्टर्स समझ में आया होगा, ठीक है? और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैंने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए, जो बेसिक वाले जो आपको यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग में। हल्के-हल्के जैसे हमारा थोड़ा हमको आइडिया हो जाएगा ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और हम थोड़ा एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हल्के-हल्के हम खुद ही डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँगे और अच्छे से देखेंगे और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं और कौन-कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जीएफजी की साइट पे जाते हैं, तो फटाफट से जाते हैं जीएफजी की साइट पे। मैंने ये सोचा था ये क्वेश्चन करेंगे 2 सा कर लेते हैं, अभी करते हैं, ठीक है? एक बार मैं दिखा देता हूँ जीएफजी वेक्टर, ठीक है? ऐसा सर्च कर दिया मैंने। तो ये देख रहे हो वेक्टर इन सी प्लस प्लस एचटीएल इनिशियलाइज अ वेक्टर इन सी प्लस प्लस 7 डिफरेंट वेज़। मैं चाहता हूँ एक बार ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन को एक बार आप पढ़ो, ठीक है? तो देख रहे हो तुम आइटरेटर्स जो कि मैंने तुमको बताया कि आइटरेटर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो बिगिन आइटरेटर का क्या मतलब है? रिटर्न्स एन आइटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। हम आइटरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं पॉइंटर्स के बारे में जब पॉइंटर्स अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद आइटरेटर कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो तुमको मैंने यही बताया ना आइटरेटर को भूल जाओ भी, आइटरेटर समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे तुम ये देख रहे हो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। तो बिगिन क्या करता है, हमको पहला एलिमेंट बता देता है कि पहला एलिमेंट ना मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं, आर बिगिन आर एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? अब देखो साइज हमने समझा, फिर कैपेसिटी रीसाइज एमटी एमटी भी हमने देखा था, है ना? और हमने यहाँ पे ऐड का यूज़ किया, फ्रंट का यूज़ किया, बैक का यूज़ करा। मैंने कॉमन मेथड्स तुमको बहुत सारे पुश बैक, पॉप बैक, इंसर्ट, इरेज़, क्लियर भी बताया, एम्प्लेस एम्प्लेस बैक नहीं बताया, स्वैप भी नहीं बताया, असाइन भी नहीं बताया। तो कॉमन वाले जो थे, जो आसान-आसान थे, जो आसान नहीं एक सेंस में बताऊँ, जो कॉमनली तुम यूज़ करोगे, जो तुम्हारे लेट्स से अगर तुम बोर्ड चेक के कॉन्टेस्ट देखते हो या फिर तुम स्टार्ट करने वाले हो ये सारे लीड कोड वीड कोड पे देना, तो जो कॉमनली यूज़ करोगे तुम, तो ये वाले फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है? जब आप वेक्टर का यूज़ करोगे। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है लीड कोड का, देख रहे हो नंबर 1 टू सम नाम है इसका, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं क्यों चाहता हूँ, देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रखा है? मुझे ना एक यहाँ पे फंक्शन दे रखा है जिसको मुझे कंप्लीट करना है। इसका रिटर्न टाइप मुझे दिख रहा है कि एक वेक्टर है। मतलब जो मेरा आंसर है मुझे एक वेक्टर बना के देना है रिटर्न। जैसे अगर इंट डेटा टाइप होता है हमारे फंक्शन का, जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले डेटा टाइप बताते हो ना कि कौन-सा आप रिटर्न करने वाले हो, वरना आप वॉइड रख देते हो अगर फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं लेने वाले। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन मेरे को इंटीजर फॉर्म में आंसर दे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट। अब ये यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, ये लोग चाहते हैं कि एक वेक्टर आंसर के आंसर जो दें हम एक वेक्टर में दें। जो कि एक कंटेनर है जिसको हम कह सकते हैं कि हमें डायनेमिक अरे बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? और हमको एक नंबर नाम का नम्स नाम का एक वेक्टर ये लोग दे रहे हैं जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है और एक टारगेट दे रहे हैं, एक वेरिएबल दे रहे हैं जो कि इंट टाइप का है और उसका नाम है टारगेट, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रखा है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। एक वेक्टर दे रखा है हमको, यहाँ पे देखो आपने देखो वेक्टर नहीं यूज़ किया है इन्होंने, अरे यूज़ किया है, तो ठीक है? तो बहुत जगह आप देखोगे इसको मैं इसका काम एक एक कंटेनर है जो कि अरे ही है, ठीक है? एक डायनेमिक अरे, ठीक है? बस ये एक फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि ये क्या देखो साथ-साथ जैसे अरे में कंटीजियस मेमोरी लोकेशन मतलब एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन में सारी चीज़ें स्टोर होती थी, वेक्टर में भी वैसी हो रही है, बस वहाँ पे आप साइज़ डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे आपको साइज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। अपने आप रीसाइज़ कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप निकालना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, वो खुद देख लेता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे दे रखा है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स nums and an integer target return the indices of two numbers such that they add up to the target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. ठीक है? तो चलो ये क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे ना अ, एक टेस्ट केस थे, हाँ मेरा व्हाइट बोर्ड कहाँ है? चलो फटाफट से इस व्हाइट बोर्ड को इधर लेके आते हैं। चलो समझते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस है, फटाफट से इस टेस्ट केस को मैं लिख देता हूँ। एक ना मेरे को वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है जिसके अंदर वैल्यू है 2, 7, 11, 15, 2, 7, 11, 15, ठीक है? और मेरे को एक टारगेट वेरिएबल बना के देखा है जिसके अंदर मेरी वैल्यू है 9, ठीक है? तो अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन में ये 2 इंडेक्स रिटर्न करने हैं, 2 इंडेक्स एक वेक्टर में एक वेक्टर बनाना है, एक वेक्टर बनाना है, ठीक है? एक वेक्टर बनाना है, उसके अंदर मुझे 2 इंडेक्स डाल के इसको आंसर देना है। 2 इंडेक्स डाल के मुझे एक आंसर देना है इसको, ठीक है? ठीक है? इतना क्लियर है?
करना क्या है क्वेश्चन में, करना क्या है? देखो करना ये है, मुझे इसमें से ना 2 इंडेक्स बताने हैं, 2 वैल्यूज़ ऐसी बतानी है जो ये टारगेट के बराबर है, जो ये टारगेट के बराबर है। ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये मेरा 2 इंडेक्स है, ये मेरा 3 इंडेक्स है। तो मैं क्या कर तो मुझे क्या बताना है, जैसे 2 + 7 देख लो, 2 + 7 9 के बराबर है। 2 + 7 किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो मुझे अब 0 और 1 आंसर में रिटर्न करना है। इस वेक्टर के अंदर ये मैं 0 डाल दूँगा और 1 डाल दूँगा। ये एक वेक्टर हो गया मेरा, ठीक है? अब इसको मुझे रिटर्न करना है एज़ अ आंसर। देखो यहाँ पे आंसर 0, 1 है, ठीक है? अगला ये देखो 3, 2, 4 अगला मेरा वेक्टर दे रखा है इन्होंने 3, 2, 4 टारगेट क्या दे रखा है? टारगेट क्या दे रखा है? टारगेट क्या दे रखा है? टारगेट दे रखा है 6, टारगेट दे रखा है 6 और ये मेरा वेक्टर है, ठीक है? तो एक आंसर वेक्टर बना लेंगे हम, आंसर वेक्टर के अंदर मैं डाल दूँगा कोई भी 2 वैल्यूज़ जो इसके बराबर हैं, जो इसके बराबर हैं। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 2 बराबर है और 4 बराबर है। तो इसका इंडेक्स क्या है? 2 2 कौन से इंडेक्स पे पड़ा है? 2 ना 1 इंडेक्स पे पड़ा है। 4 कौन से पे पड़ा है? 2 पे पड़ा है। तो 1, 2 आंसर देखें क्या है? आंसर देखो 1 और 2। लॉजिक क्या है? लॉजिक कैसे करोगे? देखो सबसे आसान अप्रोच बताऊँगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन नहीं देखेंगे आज हम, ठीक है? तो एक सबसे पहले तो मुझे वेक्टर आंसर बताना है, ठीक है? सबसे पहले मुझे पता है एक वेक्टर मैं डिक्लेयर करूँगा जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर कर रहा हूँगा। ये जो 2 इंडेक्स हमको बताने हैं, जो कि 2 इंडेक्स अ, उन वैल्यूज़ के, जो मेरे वेक्टर में बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, मुझे उनमें से 2 नंबर ऐसे चूज़ करना है जो कि मेरे टारगेट के बराबर है और मुझे उनका इंडेक्स इस आंसर में डाल के रिटर्न करना है। तो मैंने एक वेक्टर बना लिया और एक मैंने मुझे पता है कि आखिरी में मैं आंसर रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे अपना लॉजिक, ठीक है? लॉजिक क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ठीक है? मैं क्या चेक करूँगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 है, 7 है, 11 है, 15 है, ठीक है? ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे 15 होता। एक सेकंड में ना इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझाता हूँ तुम लोग को, ठीक है? थोड़ी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ मैं फटाफट से, ठीक है? वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, ठीक है? लेट्स से मुझे इस क्वेश्चन में ये मेरा नम्स वेक्टर है, ये मेरा नम्स वेक्टर है और ये मेरा टारगेट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 9, ठीक है? टारगेट मेरे पास 9 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक आई डिक्लेयर कर देता हूँ, एक जे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है? एक आई और एक जे, दोनों ना स्टार्टिंग पे लेट्स से देखो देखो अप्रोच सुनना ध्यान से देखना क्या करेंगे हम। आई को मैं 0 पे रख दूँगा और जे को ना मैं i+1 पे रखता हूँ, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जे को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? आई को यहाँ पे रखते हैं। तो i प्लस जे करके देख लें फटाफट से। नम्स आई प्लस नम्स जे। मैं सारी वैल्यू के लिए ना एक-एक बार करके देख लूँगा। तो नम्स आई पे क्या है अभी? नम्स आई पे ना 2 है और नम्स जे पे क्या है? 15 है। ये हो गई 17। 17 9 के बराबर है? नहीं यार, 9 के बराबर नहीं है, 9 के बराबर नहीं है। जे को आगे बढ़ा दो, जे को आगे बढ़ा दो। जे अब मेरा यहाँ आ गया, जे मेरा यहाँ आ गया और यहाँ से हट गया, ठीक है? अब जे मेरा यहाँ है, तो नम्स को आई कर प्लस नम्स जे, ठीक है? नम्स आई प्लस नम्स जे। अब मैं 2 + 11 करूँगा, मेरा आ गया 13। 13 क्या 9 के बराबर है? नहीं यार, नहीं है बराबर, नहीं है बराबर। ऐसे ही हम कंपेयर करते जाएँगे, ठीक है? जब मेरे को मिल जाएगा बराबर है, उस वक़्त मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? फिर से करूँ, फिर से जे को आगे बढ़ा दूँ, जे को आगे बढ़ा दिया, जे को आगे बढ़ा दिया, 7 आ गया, ठीक है? तो अब फिर से यही चीज़ करूँगा नम्स आई प्लस नम्स जे, तो 2 + 7 9, क्या ये 9 के बराबर है? हाँ यार, 9 के बराबर है। इसको ना क्या करो, अपने वेक्टर जो कि मेरा आंसर था पुश बैक कर दो, पुश बैक मेथड का यूज करो और इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स डाल दो, ठीक है? इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स कैसे मिलेगा? देखो तुम आई कहाँ है? आई 0 पे है। जे कहाँ है? जे 3 पे है। सॉरी सॉरी। जे कहाँ है? जे 3 पे। तो मेरे को इंडेक्स मिल गए। क्यों? मैंने 2 इंडेक्स बना रखे थे, एक आई था मेरा और एक जे था मेरे पास। ठीक है? लेट्स से अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है, तुम एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, फिर उसके अंदर एक फॉर लूप यूज़ करोगे। एक बार लिख के दिखाता हूँ कोड तो थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्या करेंगे, हम ना 2 फॉर लूप लगा रहे हैं, इंट i = 0, i लेस देन nums डॉट साइज़, क्योंकि इतनी बार मुझे चलाना है अपना i, राइट? और मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर इंट j = i+1, ठीक है?
जे लेस देन नम्स डॉट साइज, ये भी इतनी बार ही चलेगा। जे प्लस प्लस, ये 2 लूप लिखे हैं मैंने। क्यों लिखे हैं? देखो ध्यान से देखो, हम सारे कंपैरिजंस करेंगे। हर बार हमको आंसर क्योंकि हिडन टेस्ट केसेस भी तो हैं, हिडन टेस्ट केसेस भी तो हैं। तो अगर जैसे मैं नम्स लिखता हूँ, लेट्स से 11, 13, 15 और 2, 7 बिल्कुल आखिरी में पड़े हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस 11 को ना पहले इससे प्लस करके चेक करूँगा, फिर इससे प्लस करके चेक करूँगा, फिर इससे प्लस करके चेक करूँगा, फिर इससे प्लस करके चेक करूँगा। मैं तब तक चेक करता जाऊँगा जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा। ये मेरा आई है, ये मेरा आई है, जे मेरा यहाँ होगा। आई को जे के साथ प्लस करा, फिर जे को फिर आगे बढ़ा दिया, फिर जे के साथ प्लस करा, फिर जे को आगे बढ़ा दिया, फिर इसके साथ प्लस करा, फिर जे को आगे बढ़ा दिया, फिर इसके साथ प्लस करा। ठीक है? नहीं यार, मेरे को ना 11 के साथ जब मैं सारी वैल्यूज को प्लस करके देख रहा हूँ ना, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा। अब एक काम कर, आई को ही आगे बढ़ा दे। मैंने क्या रखा था, आई को पहले 0 रखा था और जे को हमेशा आई प्लस 1 रखा था। हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो अब क्या होगा, जो मेरा सेकंड होगा, सेकंड केस, जब मेरा दूसरी बार फर्स्ट वाला लूप चलेगा, तो क्या होगा, आई मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। आई मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? आई मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे हमेशा मेरा आई प्लस 1 से, तो जे मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है? तो पहले मैं इससे प्लस करके देखूंगा, फिर मेरा जे यहाँ आ जाएगा। फिर मैं 13 को 2 से प्लस करके देखूंगा, फिर मैं 13 को 7 से प्लस करके देखूंगा, जब तक आंसर नहीं आएगा। फिर मेरा आई कहाँ आ जाएगा, अगले केस में आई कहाँ आ जाएगा, आई प्लस प्लस। तो अब मेरा आई यहाँ आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। और जे आई प्लस 1, तो जे मेरा यहाँ होगा। फिर मैं 15 को 2 से प्लस करके देखूंगा, फिर मैं 15 को 7 से प्लस करके देखूंगा, फिर भी नहीं आएगा। फिर से मेरा नम्स में आई मेरा आगे आ जाएगा, 11, 13, 15, 2, 7। ठीक है? अब मेरा आई कहाँ है, अब मेरा आई 2 पे आ गया है, और जे जैसे कि आई प्लस 1 से। तो पहले इनको चेक करेंगे, अरे ये तो 9 के बराबर है, ये तो 9 के बराबर है, जो कि हमारा क्या था, टारगेट था। राइट? इसलिए मैंने 2 फॉर लूप का यूज करा, ताकि मैं सारे एलिमेंट्स को एक एक बार बाकी बचे हुए एलिमेंट से प्लस करके चेक कर सकूं। ठीक है? तो बस यही था लॉजिक। तो मैंने 2 फॉर लूप चलाए, और मेरा आई हमेशा आई 0 से स्टार्ट होगा, और आई हमेशा ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे, ये कंडीशन हमेशा, मतलब जो मैं इंडेक्स क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आई 0 क्यों रखा है, ताकि मैं ट्रैक रख सकूं कि मैं अपना जो मेरा अरे है उसके बाहर ना चले जाऊं। मतलब मुझे सिर्फ उन्हीं पे ये जो मेरे अरे है ना, उसी के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसी पे मेरे को काम करना है। ठीक है? और जे मेरा आई प्लस 1, एक वैल्यू हमेशा ज्यादा है, क्योंकि मुझे खुद से प्लस करके चेक नहीं करना है, बाकी जितने बचे एलिमेंट्स है उनसे चेक करना है ना। 2 को 7 से चेक करके देखना है, 2 को 2 से प्लस नहीं करना, इसलिए आई प्लस 1 यूज करा है, 0 यूज नहीं करा। ठीक है? हमेशा आई जहां पे है उसके एक वैल्यू आगे वाली प्लस करनी है। ठीक है? तो अब मैं इफ कंडीशन का यूज करूंगा, इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू टारगेट। ये इज इक्वल टू क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर। हम चेक कर रहे हैं दोनों साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वैल्यू है, क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है? अगर हाँ बराबर है, तो एक काम करो, आंसर में ना पुश कर दो। क्या पुश कर दो? मेरा इंडेक्स पुश कर दो। आंसर में इंडेक्स पुश कर दो। कौन सा? आई इंडेक्स पुश कर दो और जे इंडेक्स पुश कर दो। क्योंकि हमको वैल्यू पुश नहीं करनी, हमें इंडेक्स पुश करना है। जैसे ये 2 और 7, जैसे 2 और 7 मेरे आंसर्स है, राइट? 2 + 7 9 है, तो मेरे को आई वाला इंडेक्स और जे वाला इंडेक्स, आई और जे तो इंडेक्सेस है ना, वो पुश करना है मेरे आंसर में, और एंड में मैं अपना आंसर रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है? तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, क्या ये मेरे जो सैंपल केसेस हैं इधर वाले, उनके लिए क्या ये कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है? चल रहा है। एक्सेप्टेड, केस 1 इज एक्सेप्टेड, केस 2 इज एक्सेप्टेड, केस 3 इज एक्सेप्टेड। आई सबमिट। मैं ये नहीं कर रहा, ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच थी। ठीक है? ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने 2 फॉर लूप का यूज करा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या होता है ये भी हमने डिस्कस नहीं करा, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन समझाना चाहता था आपको, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कहाँ कैसे वेक्टर का यूज होता है। ये पहला क्वेश्चन था लीड कोड का। ठीक है? वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अभी हमने सॉल्व करा है। ठीक है? एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है वेक्टर की मदद से। ठीक है? जहाँ पे रिटर्न टाइप वेक्टर था, तो हमें वेक्टर वाले क्वेश्चन अब समझ में आएंगे। ठीक है? पहले समझ में आना चाहिए, राइट? पहले हमको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। जब हमको अप्रोच समझ में आने लग जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, क्या उसमें यूज हो रहा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे टेस्ट केस पढ़ते हैं, ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर हल्का हल्का हम ऑप्टिमाइज करने लगेंगे अपना क्वेश्चन, राइट? डायरेक्टली ऑप्टिमाइज पे थोड़ी आते हैं। सबसे पहले आप अप्रोच सोचते हो कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन मुझसे, राइट? क्या चीज मैं यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स, मतलब
जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सोचते हो। फिर आप ऐसे सोचोगे कि मेरा क्वेश्चन सबसे कम स्पेस ले और सबसे कम टाइम ले, मतलब फास्ट चले, एफिशिएंट हो, राइट? फिर आप वैसे अप्रोचेस और बनाते हो और फिर आप काम करते हो अपना, ठीक है? तो दैट विल बी ऑल टुडे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? अगले वीडियो में और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही और प्रैक्टिस करते रहो। बस आज हमने बहुत सारे कांसेप्ट्स समझे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें देखी, प्रैक्टिस करो। मुझे बताओ अगर कुछ डाउट है, कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प करूँगा। अगर कोई भी डाउट होगा या कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, तो वो मुझे आपको लगता है कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो वो भी मुझे बताओ, ठीक है? चलो दैट विल बी ऑल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।